हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम 12th क्लास का सेकंड बुक का चैप्टर वे ऑप्टिक्स कवर करने वाले हैं। ये जो वे ऑप्टिक्स है उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, इवन कोई सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हमारे पास लाइट के दो नेचर होते हैं। एक तो लाइट को अपन पार्टिकल नेचर मानते हैं और एक और क्या मानते हैं, वेव नेचर मानते हैं। और हमारे पास वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के अंदर अपन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले हमारे पास हाइजन वेव थ्योरी। तो हाइजन वेव थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास लाइट, अगर लाइट ऐसे प्रोपेगेट हो रही है ना, लाइट अगर आगे जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इसके परपेंडिकुलर एक क्या होगा, प्लेन होगा। इस परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो फेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? और अगर यहां सेम, और अगर और आगे चला गया तो यहां हर एक पॉइंट पर फेस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, वेव फ्रंट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपका कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स हमारे पास है, पॉइंट सोर्स अपने आसपास एक स्पेरिकल शेप का क्या बनाएगा, एक एनवलप बनाएगा। उसी को आप क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास कोई बल्ब है या फिर कोई स्पेरिकल लाइट का पॉइंट सोर्स है, यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्पेरिकल बनेगा। तो आप यहां से कुछ आर डिस्टेंस जाकर उन सारे के सारे पॉइंट का सेम लोकेशन अगर ऑल पार्टिकल का ट्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा। क्लियर? तो हम देखते हैं, हमारे पास है हाइजन प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं, हमारे पास क्या है, आपके पास है वेव फ्रंट। सो द वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट ए गिवन इंस्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं अपन, वेव फ्रंट बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, और हमारे पास ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्लियर है? स्प्रेडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब हमारे पास वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, नए सोर्स की तरह काम करेगा। और द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स कंस्टिट्यूट द न्यू वेव फ्रंट। उसका जो फॉरवर्ड एनवलप होगा, वेव कहां प्रोपेगेट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन से हमारे पास क्या बनने वाला है, न्यू वेव फ्रंट। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, कोई प्राइमरी सोर्स है, ये अपने आसपास इसके आप क्रस्ट ले लें, उनके सबके लोकस को मिला दें तो एक भाई वेव फ्रंट बन जाएगा। आप ट्रप ले लें, वापस क्या ले लें, क्रस्ट ले लें, फिर क्या ले लें आप, ट्रप ले लें, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा। अगर हम बात करें किसी भी एक वेव फ्रंट को अपन कंसिडर करते हैं, हमारे पास ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक ए सोर्स, न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये भी नया डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। क्लियर है? ये सारे के सारे इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट किसकी तरह काम कर रहा है, नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? और फिर ये अपने आसपास क्या बनाएगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, और फिर हम इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले टेंजेंट को अपन मिला देंगे और वो हमें क्या देगा, नया वेव फ्रंट देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम वापस देखते हैं, हमारे पास जो एवरी पॉइंट होता है, क्लियर है, वेव फ्रंट के लिए एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्पेरिकल वेवलेट्स। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और आप बोल सकते हैं कि दिस वेवलेट्स स्प्रेड आउट एट द स्पीड ऑफ लाइट v या c बोल दिया आप, इन द मीडियम। और ये जो हमारे पास किस स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास वेव फ्रंट प्रोपेगेट होता है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट के लिए कि द न्यू वेव फ्रंट इज द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ दिस वेवलेट्स। और फॉरवर्ड एनवलप क्या बनाएंगे अपन, टेंजेंट बनाकर। तो देखिए हमारे पास यहां पर आपका ये क्या है, कोई प्राइमरी वेव फ्रंट है जो कि t इक्वल टू 0 पर ये अपने अंदर से डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू हुआ। तो इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, इट विल बिहेव लाइक द न्यू सोर्स। और फिर इसके लिए हम क्या बना देंगे, डिस्टर्बेंस बना देंगे। क्लियर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अगर टी टाइम के लिए, अगर इसका स्पीड कितना है, v था, और टाइम क्या ले लो आप, टाउ ले लीजिए, तो आपके पास ये कितना डिस्टेंस रहेगा, v इंटू टाउ, v इंटू टाउ, v इंटू टाउ। इसका मतलब यहां और यहां से जो वेव फ्रंट आगे जा रहा है, क्लियर है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां जाने का टाइम, हर एक का टाइम क्या होगा, सेम होगा। और इस प्राइमरी वेव फ्रंट का ये पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। और फिर यहां से अपन क्या बना लेंगे, टेंजेंट।
फॉरवर्ड वाला, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये न्यू वेव फ्रंट। ये क्या काम करेगा, न्यू वेव फ्रंट। और फिर इसका हर एक पॉइंट क्या बनेगा, सोर्स बनेगा। फिर वापस उसके लिए अपन एक वेवलेट्स बनाएंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन वापस क्या बना लेंगे, टेंजेंट, फिर वो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, हाइजन वेव थ्योरी। आपको यहां पर वेव फ्रंट का डेफिनेशन भी याद रखना है और कैसे हम वेव फ्रंट बना रहे हैं। क्लियर। तो देखिए हमारे पास अगर आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, क्लियर, उस पॉइंट सोर्स के आसपास अगर आपको वेव फ्रंट बनाना, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा। मान लो हमारे पास ये क्या है, पॉइंट वेव फ्रंट है। ये क्या हमारे पास, सॉरी, ये क्या आपके पास पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स के आसपास आप क्या, चारों साइड क्या जा रहा है, रे आउटसाइड जा रही होगी। आप यहां से एक चारों साइड क्या बना लें, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बना। ये जो शेप बनने वाली है, ये क्या होगा हमारे पास, स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। और इसके हर एक पॉइंट पर फेस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। और अगर आप इससे कुछ और आगे जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। और उसके हर एक पॉइंट पर फेस क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहां देखिए, ये हमारे पास क्या कोई पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से हम कुछ डिस्टेंस दूर जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल में आर डिस्टेंस दूर गया, और आर डिस्टेंस दूर जाकर इसके चारों ओर हमने क्या बना लिए, सारे के सारे लोकेशन को, सारे पॉइंट को मिला दिया। तो हमें क्या मिलेगा, एक स्पेयर मिलेगा। अगर इसका रेडियस कितना है, आर है, तो यहां पर जो इंटेंसिटी होने वाली है, इंटेंसिटी बराबर ये जो भी पॉइंट सोर्स था, इसकी पावर अगर पी है, तो ये स्पेयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वाले वेव फ्रंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट पर, इस हर एक पॉइंट पर हमारे पास देखिए आपके पास हर एक पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस अगर 5 है, तो इस पे भी कितना होगा 5, इस पे भी कितना होगा 5, इस पे भी कितना होगा 5, इस वेव फ्रंट के ऊपर। क्लियर है। अगर आप यहां से कुछ और डिस्टेंस आगे जाते हैं, क्लियर है, और हम दूसरा कोई वेव फ्रंट बनाते हैं, तो उस वेव फ्रंट की हर एक पॉइंट पर जो फेस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। और आपको एक पॉइंट हो याद रखना हमारे पास कि जो वेव फ्रंट और रे ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, रे है। क्लियर है। रे और वेव फ्रंट आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर। ये हमारे पास एंगल क्या बनाएगा, 90 का। आपस में क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है। अगर हम बात करें किसी भी लाइन सोर्स की, तो देखिए बेटा यहां हमारे पास ये क्या कोई लाइन सोर्स है लाइट का। क्लियर है। ये लाइन सोर्स जिस मीडियम में रखा हुआ आसपास क्या पैदा कर रहा होगा, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होगा। और अब क्या करने वाले हैं, हम इसके आसपास क्या बनाएंगे, वेवफ्रंट बनाएंगे। तो इसके आसपास वेवफ्रंट बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इससे आप क्या जाओ, आर डिस्टेंस में जाता हूं, आर डिस्टेंस जाकर इसके चारों साइड हम सारे के सारे पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो अगर ये आपके पास क्या था, लाइट का सोर्स था, तो यहां से मैं आर डिस्टेंस चारों साइड जाएंगे, तो आपके पास कैसी शेप बनने वाली है, सिलेंड्रिकल। क्लियर है। आप ऐसे कैसे नीचे भी चले जाइए, तो आप ये चारों साइड हमारे पास कैसा शेप बन गया है, सिलेंड्रिकल शेप बन गया। अगर इस लाइन सोर्स का हाइट, इस लाइन सोर्स का अगर लेंथ या हाइट क्या मान लूं मैं, एच मान लूं, और हमने आर रेडियस पर क्या बनाया है, कोई वेवफ्रंट बनाया है, तो इससे जो इंटेंसिटी होने वाली है, इंटेंसिटी बराबर इस लाइन सोर्स का पावर अगर मैं पी मान लूं, तो बताओ एरिया क्या होगा इस सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का, एरिया होगा 2 पाई आर एच। तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगा पावर अपॉन 2 पाई आर एच। क्लियर है बेटा। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स या फिर कोई लाइन सोर्स कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो फिर हमारे पास जो वेवफ्रंट आप ऑब्जर्व करेंगे वो वेवफ्रंट कैसा होने वाला है, दैट विल बी द प्लेन वेवफ्रंट। तो देखिए हमारे पास यहां से देखिए ये आपकी क्या है, रे है, ये सारी की सारी क्या है, रे है, और इस रे के परपेंडिकुलर हमारे पास ये क्या हो गया, आपका एक वेवफ्रंट हो गया, प्लेन वेवफ्रंट। आप इधर और बना लें, ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर वेवफ्रंट हो गया। इसके हर एक पॉइंट पर हमारे पास फेस क्या होगा, सेम होगा, और इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, फेस सेम होगा इस वाले वेवफ्रंट के लिए। क्लियर है। और आपके पास देखिए हमारे पास वेवफ्रंट और रे आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेनर वेवफ्रंट बोलते हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
अगर हम बात करें डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग की, तो देखिए हमारे पास अगर यहां से कोई सोर्स वगैरह है ना, ये क्या है सोर्स, यहां से हमारे पास रे यहां आके कन्वर्ज हो रही है ना, ऑब्जर्वर यहां है, हमारे पास यहां से रे आई और रे यहां आके कन्वर्ज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, वेव फ्रंट हो गया है। क्लियर है? तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हमारे पास इस टाइप का बनेगा, और ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर? इसका मतलब रे और वेव फ्रंट आपस में क्या होने वाले, परपेंडिकुलर। तो ये तो रे हो गया और ये पूरा क्या हो गया आपका वेव फ्रंट। रे और वेव फ्रंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। कौन सा, ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, उसका शेप ऐसा बनने वाला है। अगर हम बात करें डाइवर्जिंग की, तो यहां से अगर लाइट, यहां से लाइट अगर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो आपके पास जो वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट कैसा होने वाला है, ऐसा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। और ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट इन रे के क्या होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर। ये क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। तो आपको ये पॉइंट तो हमेशा माइंड में रखना है कि हमारे पास रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। क्लियर है? और वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन द सेम पेस। क्लियर है? और हमारे पास रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम हाइजन वेव थ्योरी का यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने वाले हैं। उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। देखिए हमारे पास ये आपके पास क्या है, कोई प्लेन मिरर है, क्या हमारे पास ये प्लेन मिरर है, और यहां से हमारे पास कोई वेव फ्रंट आ रहा है। क्लियर है? अगर ये वेव फ्रंट है तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये क्या आपकी इंसिडेंट रे। एक तो ये वाली रे इंसिडेंट है, नेक्स्ट क्या है, ये वाली इंसिडेंट रे। और आपके पास ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो बन रहा है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इस प्लेन मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई। सो द प्लेन मिरर और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जैसे यहां पर ये वाला एंड यहां स्ट्राइक हुआ, उधर बी वाला पॉइंट अभी मिरर के स्ट्राइक नहीं हुआ, तो बी वाला पॉइंट तो सी पर पहुंचेगा, उतने में ही ये वाला जो पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो ये तो ऐसे आएगा और ये कहां हो जाएगा, ऐसे। क्लियर है? तो ये बी वाला पॉइंट तक कहां पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, और ये ए वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। तो ये हमारे पास इंसिडेंट ऐसे हुआ और वापस ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास अगर रे के लिए बनाएंगे आप, तो ये रे और वेव फ्रंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो इंसिडेंट रे और ये आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और यहां से रे इंसिडेंट हुई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी एंगल आई, ये भी क्या है, एंगल आई है। और यहां से कोई हमारे पास इंसिडेंट रे हुई और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये भी क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर हमारे पास ये जो सी डी होगा, ये क्या था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इन रिफ्लेक्टेड रे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो क्या है, रे है, और ये आपका क्या है, वेव फ्रंट है। क्लियर है? तो हमारे पास ये मिरर और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच का एंगल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट था। और आपका ये जो सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल क्या था, आर। आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। क्लियर है? अब हमें आपको अब दो ट्राइंगल का यूज करते हुए क्या बताना है, एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। तो देखिए आप देखो यहां आपके पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी और सी। और दूसरा ट्राइंगल देखिए आप, एन ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा ए डी सी, ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल का इस्तेमाल करके आपको दोनों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप, आपके पास ये वाला एंगल क्या होगा, 90 बिल्कुल होगा। ये सी डी क्या था, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये क्या है, रे, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपके पास ए डी सी क्या, एंगल ए डी सी क्या है, ये 90 डिग्री का है। और इस वाले ट्राइंगल के लिए आपके पास ए बी सी के लिए ये ए बी क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये क्या थी, इंसिडेंट रे। तो वेव फ्रंट और रे आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो आपके पास ए बी और सी, ए बी और सी, ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। क्लियर है? और ये ए सी, एबीसी के लिए और एडीसी के लिए क्या है, कॉमन है। क्लियर है? तो हमारे पास ए सी
AC बराबर ही क्या है AC, ये क्या आपके पास कॉमन है, क्लियर। और जब आपका B वाला पॉइंट कहां पहुंचेगा, C वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, तब हमारे पास A वाला पॉइंट कहां पहुंच गया होगा, D वाले पॉइंट पर। तो हम यहां से ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कौन बराबर हो जाएगा, इसे B वाले को C पर आने में कितना टाइम माना, डेल्टा T माना, और स्पीड कितनी होती है C, तो डिस्टेंस कितना हो गया C इंटू डेल्टा T। और जैसे B वाला पॉइंट C पे पहुंचा उतने में A वाला पॉइंट कहां पहुंच गया है, D पर पहुंच गया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां से AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा BC, जो किसके बराबर हो जाएगा, C इंटू डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा, BAC, जो कि क्या है एंगल आई है, क्लियर है। और आपका BCA, सॉरी क्या है DCA, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो हमने हाइजन वेव थ्योरी का यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास ये कोई इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करी। हमारे पास मीडियम 1 के अंदर वेलोसिटी क्या मानी आपने, v1 मानी, और मीडियम 1 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना, n1 माना, और मीडियम नंबर 2 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना, n2, और वेलोसिटी क्या मानी v2, क्लियर है। और हमारे पास यहां से क्या आ रही है, रे, ये रे, ये दोनों रे क्या है इंसिडेंट रे, और ये आपके पास क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी क्या है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। जब ये इसके स्ट्राइक हो रहा है तो इस इंटरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को अपन क्या नाम दे रहे हैं, ये आपके पास एंगल कितना है, इसे आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारे पास आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। जब ये बी वाला सी वाले पॉइंट के पास पहुंचेगा तो बी वाला जो कॉर्नर है इस वेव फ्रंट का, वो काई में, एयर में, ये हमारे पास क्या मान लेते, इसे एयर मान लो आप, और इसे फॉर एग्जांपल क्या मान लो आप, वाटर मान लो। ये तो कौन सा मीडियम हो गया, रेयर, ये क्या हो गया डेंजर। तो बी से सी तक जाने में वो तो काई में, एयर में, और जब ये ए वाला कॉर्नर इस वाटर के अंदर एंटर करेगा तो ये ए डी वाली डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और बी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप बोल सकते हैं बी सी इज ग्रेटर देन किससे, ए डी से, क्लियर है। और अगर यहां पर हमने वेलोसिटी क्या मानी है, v1, और यहां क्या मानी है, v2 मानी हुई है, और जैसे यहां b से c पे पहुंचेगा उतने में हमारे पास a से कहां पहुंच जाएगा वेव फ्रंट, d पे पहुंच जाएगा। तो यहां b से c तक का टाइम और a से d तक का टाइम क्या है, सेम है। तो हमारे पास वेलोसिटी v1 और टाइम t है, तो हमारे पास bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इंटू टो मान लीजिए टाइम को, और ad क्या हो जाएगा, v2 इंटू टो। यही तो है हमारे पास bc इक्वल टू क्या हो गया, v1 इंटू टाउ, और आपके पास AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 इंटू टाउ, क्लियर है। अब आप इस ट्राइंगल ABC के लिए साइन लगाइए, साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AB है, इसके अंदर बेस क्या है, AB है, तो साइन आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे BC अपॉन AC। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो साइन आई इक्वल टू BC अपॉन AC। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द BC, v1 इंटू टो अपॉन AC। और साइन आर बराबर क्या होगा, ये क्या हमारे पास R, तो साइन R बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन R इक्वल टू AD अपॉन AC। तो साइन R इक्वल टू AD अपॉन AC। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द AD, AD इक्वल टू v2 इंटू टाउ, तो v2 इंटू टाउ। तो आप यहां से इनको डिवाइड कर दीजिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो काई से, आप सेकंड से डिवाइड करिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू AC से AC कैंसिल हो जाएगा, टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1 अपॉन v2, क्लियर है। और हम ये देखना चाहें तो आप ये भी निकाल सकते हैं, हमारे पास यहां v1 क्या रहा होगा, v1 इक्वल टू क्या होता है बताइए, c अपॉन n1, और v2 इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन n2। आप यहां से v1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, c अपॉन n1, v2 का वैल्यू पुट करो c अपॉन n2, तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा, n2 अपॉन n1। तो यहां से आप बोल सकते हैं हमारे पास लेंस तो क्या आ जाएगा, n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r,
क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। हमने क्या प्रूव कर दिया है? स्नेल्स लॉ प्रूव कर चुके हैं अपन, किसका यूज करते हुए? वेव फ्रंट का यूज करते हुए। क्लियर? तो स्नेल्स लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द वेव फ्रंट चेंजिंग द स्पीड। इसका मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारे पास वेव फ्रंट ट्रेवल करता है तो वो क्या चेंज करता है? स्पीड चेंज करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए हमें पहले दो वर्ड सीखने, एक हमारे पास होता है कोरेंट सोर्स, दूसरा क्या होता है? इनकोरेंट सोर्स। तो देखिए हमारे पास इनकोरेंट सोर्स क्या होता है? आप देखिए हमारे पास यहां पर आप देखेंगे इस टाइप से कोई वेव वगैरह प्रोपेगेट कर रही होगी, तो अगर फेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? इनकोरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकोरेंट सोर्स बोलेंगे। अगर फेज डिफरेंस वेरीज विद टाइम तो वहां से हमें कोई भी सस्टेन पैटर्न या फिर यूजफुल पैटर्न हमें नहीं मिलने वाला। हमारे लिए मेन, हम किस में इंटरेस्टेड है? कोरेंट सोर्स में इंटरेस्टेड है। तो कोरेंट सोर्स क्या होता है कि कोरेंट सोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? टू सोर्स आर कोरेंट इफ एंड ओनली इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। कोरेंट सोर्स हम उसी को बोलेंगे जो हमारे पास क्या होता है? जो सेम फ्रीक्वेंसी होता है और वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके रखता हुआ है। क्लियर है? और हम ये कोरेंट सोर्स कैसे पैदा कर सकते हैं? कोरेंट सोर्स आप सिंगल सोर्स लीजिए और सिंगल सोर्स को स्प्लिट कर दीजिए। क्लियर है? तो हमारे पास टू कोरेंट सोर्स बन जाएंगे। और यहां क्या होता है? कोरेंट सोर्स के लिए क्या होता है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है और इससे हम क्या बनाने वाले हैं? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास इंटरफेरेंस अकर होने के लिए सोर्स कैसे होने चाहिए? कोरेंट सोर्स होना चाहिए। और कोरेंट सोर्स क्या होता है? कोरेंट सोर्स वो होगा जो एक सिंगल लाइट के सोर्स से आप टू सोर्स बना लीजिए और दोनों सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। और किसी भी इंस्टेंट पर फेज डिफरेंस वो क्या मेंटेन रखेंगे? कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोरेंट सोर्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये कोई सोर्स है S1 और ये क्या कोई सोर्स है? कौन सा? S2। इस S1 सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है इस वाले पॉइंट पर और S2 वाले सोर्स से लाइट हमारे पास इस वाले पॉइंट पर आ रही। इस S1 वाले सोर्स का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। ओमेगा टी माइनस kx क्या है? फेस। और इस दूसरे वाले सोर्स से आने वाली जो वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y2 इक्वल टू क्या है? a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। यहां से वेव आई और इस वाले पॉइंट पे गई और यहां से S2 से वेव आई किस वाले पॉइंट पे गई? इस वाले पॉइंट। तो यहां से अपन y नेट निकालेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव का इस्तेमाल करके आप y नेट इक्वल टू क्या बोल देंगे? y1 प्लस y2 बोल देंगे। क्लियर है? आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एट लास्ट हमारे पास जो नेट फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ध्यान रखना आपको क्या होता है? रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई हमारे पास क्या है? फेज डिफरेंस है। क्या है डेल्टा फाई? फेज डिफरेंस है। क्लियर? ये आपके पास डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है। जैसे कि अगर फर्स्ट वाले सोर्स का जो था वो कितना है? x1 पाथ ट्रेवल कर रहा है और ये कितना कर रहा है? x2 कर रहा है। अगर इन दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ये क्या होगा? पाथ डिफरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप किस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? और अगर आपको इंटेंसिटी बनानी है ना, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और क्या निकालनी है? इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहां से आप एट लास्ट एक और रिजल्ट याद रख सकते हैं हमारे पास। दूसरा रिजल्ट क्या होता है? देखिए इंटेंसिटी का आपके पास इंटेंसिटी इक्वल टू आता है आई नेट इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू कोस डेल्टा फाई। क्लियर? अगर हमारे पास यहां से जो लाइट सोर्स था उस लाइट सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो a1 था और a1 उसका कितना रहे? a0 मान लेते हैं। और दूसरे वाले लाइट सोर्स का जो एम्पलीट्यूड a2 था उसको भी क्या मान लेते हैं अपन? a0। तो हमारे पास इस वाले पॉइंट पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा? इफ a1 and a2 equal to a0 then a net equal to 2 a0 cos delta phi upon 2। आपने यहीं से निकाला है।
यहां पर आप A1 की जगह A नोट पुट कर दीजिए, A2 की जगह भी A नोट, तो क्या हो जाएगा A नेट इक्वल टू रूट A नोट स्क्वायर प्लस 2 A नोट इंटू A नोट कोस डेल्टा फाइव। तो ये पूरा कितना हो गया 2 A नोट स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया 2 A नोट स्क्वायर और कोस डेल्टा फाइव। यहां से 2 A नोट स्क्वायर को कॉमन लेके 1 प्लस कोस डेल्टा फाइव और कोस फाइव वाली आइडेंटिटी लगा लीजिए आप, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसका इस्तेमाल करके आप एट लास्ट ए नेट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जब दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड क्या हो सेम हो, ए नोट हो, तो सुपर इंपोज होने के बाद उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, देखिए ए नेट इक्वल टू 2 ए नोट कोस डेल्टा फाइव अपॉन 2 आएगा। अगर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास फर्स्ट वाले सोर्स से आने वाली जो इंटेंसिटी उसे क्या बोल लो मैं I1, और I1 को I नॉट बोल दीजिए आप, और सेकंड वाले सोर्स से आने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी I2 थी, उसे भी क्या बोल दो आप I नॉट बोल दो। तो हमारे पास I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या बोल दो आप I नॉट। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, I1 की जगह I नॉट, I2 की जगह भी I नॉट, और यहां I1 I नॉट और I2 भी I नॉट। तो क्या बनेगा I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट स्क्वायर कोस डेल्टा फाइव। तो ये I नॉट प्लस I नॉट क्या हो गया 2 I नॉट प्लस 2, और रूट के अंदर I नॉट स्क्वायर तो अकेला क्या बचा I नॉट, और क्या हो गया कोस डेल्टा फाइव। तो ये 2 I नॉट और 2 I नॉट कोस डेल्टा फाइव, यहां से 2 I नॉट को कॉमन लीजिए और 1 प्लस कोस डेल्टा फाइव, वापस वही सेम आइडेंटिटी कोस 2 थीटा वाली 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसका यूज करके एट लास्ट आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या आएगी I नेट इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी इसके लिए, I नेट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 I नॉट कोस स्क्वायर डेल्टा फाइव अपॉन 2। आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है फेज डिफरेंस का, एक आपको ए नेट का फॉर्मूला याद रखना है, ए नेट इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस डेल्टा फाइव, और I नेट का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाइव। अगर एम्पलीट्यूड सेम रहे तो ए नेट क्या बनेगा 2A नोट कोस डेल्टा फाइव अपॉन 2। अगर इंटेंसिटी सेम रहे तो I नेट इक्वल टू क्या बनेगा 4 I नोट कोस स्क्वायर डेल्टा फाइव अपॉन 2। क्लियर है। तो हमारे पास आपने यहां इंटेंसिटी निकाली है और एक और क्या निकाल लिया एम्पलीट्यूड निकाल लिया। किसके लिए, जब हमारे पास दो वेव क्या होती है किसी न किसी पॉइंट पर सुपर इंपोज होती है। अगर ये यहां इस वाले पॉइंट पर सुपर इंपोज हो रही तो ये वाई नोट निकला, ये आपका ए नेट आया, ये क्या आया आई नेट आया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब दो वेव किसी पॉइंट पर आकर सुपर इंपोज होती है और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है क्या है फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस हमारे पास क्या हो 2n पाई हो, मल्टीपल हो 2 पाई का क्या हो मल्टीपल हो, 2 पाई का मल्टीपल इन द सेंस 2 पाई का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, या तो क्या हो 2 पाई हो, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे या फिर n इक्वल टू 0 पुट कर दो, n इक्वल टू 0 पुट करा तो 0 2 पाई और n की जगह 2 पुट करने पर 4 पाई, n की जगह 3 पुट करने पर 6 पाई। तो किसका मल्टीपल है 2 पाई का मल्टीपल है। और अगर हम लेमडा की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तो आप 0 हो जाएगा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू n इक्वल टू 0 पुट करने पर और n इक्वल टू 1 पर लेमडा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 लेमडा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 लेमडा। तो जब हमारे पास फेस डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई हो और पाथ डिफरेंस 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एंड सो ऑन हो, तब इस टाइप के इंटरफेरेंस को अपन क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां क्या बनेगा मैक्सिमम बनेगा। क्लियर है। जैसे कि ये वेव इन दोनों वेव का क्रस्ट अगर मिला है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ गई इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया होगा। क्लियर है। तो अगर हमारे पास ए नेट बराबर क्या आ जाएगा A1 प्लस A2, ये क्या होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर इसका A1 है इसका कितना है A2, तो ए नेट क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 आ जाएगा। अगर इस वाले का इंटेंसिटी I नोट था, इसका कितना था I नोट, तो टोटल कितनी आ जाएगी I मैक्स 4 I नोट, किसके लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और यहां पर हमारे पास जो फाई होता है कोस डेल्टा फाई क्या आता है 1 आता है। आप यहां रखेंगे कोस 0 का वैल्यू 1 होगा,
cos 2 पाई 0, cos 4 पाई सॉरी cos 0 का वैल्यू 1, cos 2 पाई का वैल्यू 1, cos 4 पाई का वैल्यू 1। क्लियर है? ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या होता है, 2n + 1 इंटू पाई होता है। या फिर हम इसको क्या किस में ले आए, अगर आप इसको डेल्टा एक्स निकालना चाहते हैं पाथ डिफरेंस, तो क्या होगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। यहां n इक्वल टू 0 1 2 3 से आप निकालिए। अगर मैं यहां माइनस लेता तो आप n को 1 से शुरू करते, और यहां जो cos डेल्टा फाई है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और जो a नेट का फॉर्मूला था उसमें आप cos डेल्टा फाई का वैल्यू -1 रख के a नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 - a2 आ जाएगा। और इंटेंसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, मिनिमम परफेक्ट डार्कनेस हो जाएगी। अगर दोनों का इंटेंसिटी I0 और I0 है और वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम परफेक्टली डार्कनेस हो जाएगी और क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I = I0 + I2 + 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्लियर है? क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स डेल्टा फाई = 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाली है, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमा, उसके लिए जो हमारे पास cos डेल्टा फाई था वो क्या है, +1 है। आप जो आई मैक्स का फॉर्मूला था, आई नेट का फॉर्मूला क्या था, देखिए आई नेट इक्वल टू क्या था हमारे पास, I1 + I2 + 2 √I1 I2, और यहां क्या लगा दें, cos डेल्टा फाई। आप कंस्ट्रक्टिव के लिए cos डेल्टा फाई को +1 यहां पुट करिए, तो ये क्या बन जाएगा, I1 + I2 + 2 √I1 I2। इसको क्या लिख सकते हैं, √I1², ये क्या हो जाएगा, √I2² + 2 √I1 I2। और आप एक आइडेंटिटी लगा दी सिंपल, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, I max इक्वल टू क्या आ जाएगा, I max इक्वल टू आ जाएगा √I1 + √I2 का स्क्वायर। सेम टू सम हम यहां निकाल सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके लिए हमारे पास जो cos फाई का वैल्यू आता है, cos फाई क्या आता है, -1 आता है, और जो इंटेंसिटी वो क्या होगी, मिनिमम। बस हमारे पास cos फाई की जगह माइनस आ जाएगा, तो फिर वापस सेम प्रोसेस से अपन I मिनिमम निकालेंगे, और I मिनिमम क्या आएगा, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और अगर आप इंटेंसिटी का रेशियो निकालना चाहते हैं I max अपॉन I मिनिमम, तो I max क्या है, √I1 + √I2 का स्क्वायर अपॉन I मिनिमम क्या है, √I1 - I2 का स्क्वायर। या फिर I max क्या था, A1 + A2 का स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, और I मिनिमम क्या था, इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड A1 - A2। हम इसे एक और क्या लिख सकते थे, वहां से देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, √I1 + √I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो आपको इंटेंसिटी का रेशियो भी याद रखना है, I max अपॉन I मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, या फिर √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो आपको इंटेंसिटी का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? इसे याद कर ले आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है YDAC। क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए, 2 कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। आपके पास ये कोई पॉइंट सोर्स था, इस पॉइंट सोर्स से आपने यहां पर कोई कार्डबोर्ड वगैरह लिया हुआ है, क्लियर है, और यहां पर भी क्या कोई कार्डबोर्ड वगैरह है। आपने इस कार्डबोर्ड के लिए इस वाले यहां पर कोई होल करा हुआ है, इसको आपने सोर्स बोल दिया, क्या बोल दिया, S1 सोर्स, और ये क्या है, S2 सोर्स। यहां से क्या होगी, लाइट आएगी, और यहां से क्या होगी, लाइट जाएगी, और यहां से लाइट आने के बाद इस स्क्रीन पर किसी न किसी पॉइंट पर जो वेव आएगी, मान लो यहां से कोई वेव आ रही होगी, ये हमारे पास क्या कोई लाइट वगैरह है, और यह किसी न किसी इस वाले पॉइंट पर आकर क्या होगी, सुपर इंपोज होगी, और यहां इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं यहां पर पाथ डिफरेंस।
S1 से P तक जाने का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास S1P है, और S2 से P तक क्या हो गया S2P, तो S2P माइनस S1P क्या होगा S2M, तो S2M इक्वल टू क्या होगा S2P माइनस S1P, जो कि क्या होगा पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस निकालना आपको डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स के लिए आप इस वाले इसको क्या बोल दूं मैं, ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, ये हमारा क्या हो गया है डेल्टा एक्स हो गया है। आप इस ट्राइंगल में कौन सा S1 S2M ट्राइंगल दिख रहा ना, कौन सा ट्राइंगल है, यहां हमारे पास S1 S2 और ये आपका क्या है M, अगर ये एंगल कितना है थीटा, और इस S2M को क्या बोला अपन ने डेल्टा एक्स, और दोनों स्लिट के बीच का गैप क्या है स्मॉल डी है, तो यहां से हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू यूज करके आप साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा डी साइन थीटा बन जाएगा। अब यहां से इस पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है उसे आपने थीटा मान लिया, और हमारे दोनों स्लिट्स और स्किन के बीच का गैप क्या है कैपिटल डी है, तो आप यहां टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई अपॉन डी हो जाएगा। और अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा कैन बी कंसिडर एज ए थीटा, और टेन थीटा कैन बी आल्सो कंसिडर एज ए थीटा, तो आप साइन थीटा को थीटा मान लें और टेन थीटा को भी थीटा मानकर एट लास्ट आप पाथ डिफरेंस निकाल पाएंगे, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी आ जाएगा। और आपके पास यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट O तक और इस S2 से इस वाले पॉइंट O तक किसी भी टाइप का कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, तो यहां पर हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, जिसका इंटेंसिटी क्या होगा 4I0, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, अल्टरनेट ऐसे कैसे कहां होगा डार्क ब्राइट, और जितना फ्रिंज विथ डार्क का उतना ही किसका होगा ब्राइट का होगा। क्लियर है? आपको फिलहाल यहां से क्या ध्यान रखना है डेल्टा एक्स क्या है पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया डी वाई अपॉन डी आया। क्लियर है? अब हम इस वाली वैल्यू को किस किस के बराबर करेंगे, क्या पता यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा या डिस्ट्रक्टिव, तो हमने बारी बारी से अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला हुआ था पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, किसके लिए फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड फॉर द डिस्ट्रक्टिव, तो आप इस डेल्टा एक्स का वैल्यू एक बार कंस्ट्रक्टिव के लिए बराबर कर देंगे, कंस्ट्रक्टिव वाली वैल्यू के बराबर, एक बार किसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो देखिए हमारे पास अभी जो आपके पास डेल्टा एक्स निकाला था आपने डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या था डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास वाई डी अपॉन डी था। इस वाली वैल्यू को आप ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आता है डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आता है एन इंटू लेमडा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू वैसे क्या था वाई डी अपॉन डी। आप दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करने के बाद आप वाई एन का वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास जो वाई एन का वैल्यू आता है फॉर द ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई एन इक्वल टू क्या आएगा एन डी लेमडा अपॉन डी। क्लियर है? और यहां से एन का वैल्यू क्या होगा एन स्टार्ट होगा 0 से 0 1 2 3, और एन इक्वल टू 0 किसके लिए फॉर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, और जो फ्रिंज विड्थ होती है फ्रिंज विड्थ का वैल्यू जो हम बीटा से डिनोट करेंगे, और अब हम अभी निकालेंगे हमारे पास बीटा बराबर आएगा डी लेमडा अपॉन डी, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए जो वाई एन का वैल्यू एन इंटू क्या आ रहा है डी लेमडा अपॉन डी, और डी लेमडा अपॉन डी क्या माना आपने बीटा, तो आप यहां से वाई एन का एक और वैल्यू निकाल सकते हैं वाई एन इक्वल टू क्या आएगा एन इंटू बीटा, इसका मतलब मल्टीपल है किसका फ्रिंज विड्थ का। अगर हम बात करें किसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो हमारे पास पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस कितना था डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2 था। क्लियर है? यहां से हमारे पास इस डेल्टा एक्स और इस डेल्टा एक्स को दोनों को इक्वेट करने के बाद लास्ट में अपन वाई एन का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए 2n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन 2d, और यहां से आप वाई एन का वैल्यू को निकाल सकते हैं 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू बीटा, बीटा क्या हो गया डी लेमडा अपॉन डी, तो यहां से आप ये वैल्यू भी याद रख लें कि वाई एन इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास एन प्लस 1 इंटू बीटा, यहां हमारे पास एन बराबर आपको 0 से स्टार्ट करना है। क्लियर है?
अगर आप यहां n बराबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां आपको 2n-1 लेना पड़ेगा, यहां पर भी डेल्टा फाई इक्वल टू 2n-1 पाई लेना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टिवली ये क्या था, फेज डिफरेंस, ये डिस्ट्रक्टिवली क्या है, फेज डिफरेंस। तो आपको दोनों का वैल्यू याद रखना है कि हमारे पास yn का वैल्यू क्या आता है फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड yn का वैल्यू क्या आता है फॉर द डार्क फ्रिंज या फॉर द डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी और हमारे पास फेज एंगल, फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में अगर आप एंगल ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट क्या थी, मैक्सिमम थी। सेंट्रल ब्राइट क्या थी आपकी, मैक्सिमम। तो सेंट्रल ब्राइट का इंटेंसिटी हम क्या मान लेते हैं 4I0, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4I0 आ जाएगा। और ये हमारे पास डार्क, इसका इंटेंसिटी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये I0 यहाँ क्या होगा 0 होगा, यहाँ वापस क्या होगा 4I0, यहाँ क्या होगा 0 4I0, वापस इधर यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 4I0, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 4I0। यहाँ पर हमारे पास फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना था 0, ये क्या था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी। फर्स्ट डार्क पर हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा होगा, और यहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, देखिए तो आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, डार्क कितनी होगी 0 होगी। तो जो फ्रिंज विथ किसकी होती है डार्क की, वो किसकी होती है ब्राइट की। ब्राइट डार्क क्या होती है इक्वल होती है, क्लियर है। और आपके पास जो पाथ डिफरेंस होने वाला है या फेज डिफरेंस निकालो आप, तो फेज डिफरेंस हमारे पास सेंट्रल ब्राइट पर कितना होगा 0 होगा, और फर्स्ट डार्क पे कितना होगा पाई, फिर नेक्स्ट ब्राइट पे कितना होगा 2 पाई, फिर ये 3 पाई। ये किसका है ब्राइट का, ये किसका है ब्राइट का 0 2 पाई 4 पाई। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए या कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या ये फेज डिफरेंस है। और आपके पास ये पाई 3 पाई 5 पाई, ये किसके लिए फॉर डार्क फ्रिंज। तो नेक्स्ट देखिए, अगर हम इस पूरे YDAC को किसी भी मीडियम के अंदर या फिर वाटर के अंदर पूरा इमर्स कर देते हैं तो हमारे पास जो फ्रिंज विथ होती है उन पर क्या इफेक्ट होता है। आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना बस कि आपके पास जो फॉर्मूला आया था ना किसका बीटा का, जो फ्रिंज विथ थी, फ्रिंज विथ क्या थी डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क, दो ब्राइट ब्राइट के बीच में या फिर दो डार्क डार्क फ्रिंज के बीच का गैप होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ बीटा बराबर क्या होता है लैम्डा डी अपॉन डी, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर हम कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो मीडियम इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो लैम्डा है वो लैम्डा डैश अगर मैं मान लूं तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। तो लैम्डा अगर श्रिंक हो गया, लैम्डा अगर कम हो गया तो लैम्डा कम हो गया तो बीटा भी क्या हो जाएगा कम। तो आपके पास जो बीटा होगा बीटा डैश उसके क्या बोलते हैं आप बीटा अपॉन म्यू बोल दें। बीटा का वैल्यू पुट कर दें, क्लियर है। और अगर हम बात करें एंगुलर विथ की, तो एंगुलर विथ को अगर मैं थीटा बोलूं कि कितना एंगुलर विथ हो रहा है, क्लियर है, यहां से वो विथ कितना एंगुलर विथ, तो एंगुलर विथ के लिए हमारे पास क्या होगा बीटा अपॉन डी। पूरा कितना था बीटा था वो वाला, क्लियर है ना। ये पूरा क्या था आपका ये पूरा कितना है बीटा है, और बीटा बराबर क्या है डी लैम्डा अपॉन डी। और यहां से ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो यहां से ये थीटा बन रहा होगा। तो ये आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से हम ये निकालेंगे एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होगी, एंगुलर फ्रिंज विथ हमारे पास क्या होगी एंगल सबटेंडेड बाई फ्रिंज विथ, तो उसे थीटा बोल दो मैं, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी या फिर थीटा बराबर बीटा अपॉन डी। बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू क्या है लैम्डा डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, इसीलिए लैम्डा अपॉन डी आ गया वापस कौन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया लैम्डा अपॉन डी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम इस YDAC के लिए अगर हम लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, हमारे पास लाइट हम कैसे इंसिडेंट कर रहे हैं ऑब्लिकली, कितना एंगल बन रहा है अल्फा, तो आपके पास जो फ्रिंज विथ है वो शिफ्ट हो जाएगी
कितनी शिफ्ट हो जाएगी, डी साइन अल्फा। हम अल्फा एंगल से इस पर क्या कर रहे हैं, लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो आपके पास शिफ्ट हो जाएगी कौन, फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगी, डी साइन अल्फा। आपके पास ये वाला गैप क्या निकाला था अपने, वाई डी अपॉन डी, और ये कितना शिफ्ट हो गई, डी साइन अल्फा। तो डी साइन अल्फा इक्वल टू वाई डी अपॉन डी, यहां से हमारे पास स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल, इसलिए वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो आप देखिए हमारे पास y इक्वल टू कितना शिफ्ट हो जाएगी, डी साइन अल्फा। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, और अल्फा क्या है, जिस एंगल से आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, क्लियर है, वो हमारे पास क्या है, अल्फा, और ये डी साइन अल्फा होगा। ये आपको याद रखना ऑब्लिकली इंसिडेंट के लिए। अगर हम दो स्लिट में किसी भी स्लिट पर अगर एक कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट या फिर कोई माइका का शीट अगर आ जाए जिसका रिफ्रैक्टिवनेस कितना हो, म्यू हो, और थिकनेस कितना हो, टी हो, तो हमारे पास जो फ्रिंज भी थे वो शिफ्ट हो जाएगी। वो शिफ्ट उधर ही होगी जिस साइड आपने स्लेब को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। स्लेब हमारे पास यहां पर इंट्रोड्यूस है, तो ये जो कहां शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो ये इतना शिफ्ट हो गई, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहां सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, फिर वापस अल्टरनेट डार्क ब्राइट चलता रहेगा। तो ये जो डेल्टा वाई है, इस डेल्टा वाई का वैल्यू भी आपको याद रखना है, क्या होता है, डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, और म्यू माइनस 1 इंटू टी क्या है, ऑप्टिकल पाथ शिफ्ट है। क्लियर है, तो आप दोनों का फॉर्मूला याद रखना आपको कि जब हम ऑब्लिक्वल इंसिडेंट कराते हैं तो कितना शिफ्ट होता है, y इक्वल टू डी साइन अल्फा, और अगर हम जो कोई स्लेब रखते हैं तो कितना शिफ्ट होता है, डेल्टा y इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अगर आप इसको यहां रखेंगे तो ये कहां शिफ्ट होगा, नीचे। जिस साइड अगर हम S2 के यहां रखेंगे तो ये पूरा कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा पैटर्न। देखिए अगर हम बात करें किसी थिन फिल्म की, आपने देखा होगा वाटर की सरफेस के ऊपर ऑयल की एक पतली सी क्या बनती है, फिल्म वगैरह बनती है, थिन फिल्म बनती है या फिर ऑयल फिल्म बनती है। उसके लिए अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब डेंजर मीडियम से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऐड हो जाता है। क्लियर है, क्या पॉइंट याद रखना आपको कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंजर मीडियम एड्स लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारे पास पाथ डिफरेंस ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2। तो यहां से हमने कोई ये कौन सा हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट। क्लियर है, ये सारा किसके लिए, हम नॉर्मल इंसिडेंट के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना, तो ये नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। ये डायग्राम जानबूझ के बड़ा बना है, वैसे क्या हो रहा है, नॉर्मल, यहां से रे आई तो ये रिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम द डेंजर मीडियम, क्या हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन, ये रेयर मीडियम, ये क्या है डेंजर मीडियम, तो रिफ्लेक्शन हुआ इस वाली रेखा, तो इसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया, लैम्डा बाई 2। ये रे ऐसे आई, अगर ये ऐसे गई तो इसमें कितना हो गया, म्यू इंटू टी, ऑप्टिकल पाथ, तो यहां से निकल गई म्यू टी। ऐसे आई तो म्यू टी और म्यू टी, कितना 3 म्यू टी, और ये इसका म्यू टी कितना हो गया 2 म्यू टी। तो फर्स्ट वाली रेखा कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, सेकंड वाली 2 का कितना हो गया 2 म्यू टी, थर्ड वाली रेखा कितना हो गया म्यू टी, और फोर्थ का कितना हो गया 3 म्यू टी। ये सारी क्या है, ये सारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये थर्ड और फोर्थ क्या है, हमारी ट्रांसमिटेड रे है। आपको इसके अंदर सिंपल सा पॉइंट याद रखना बस कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्टेड। ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये सरफेस क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, इनका डिफरेंस कितना हो गया 2 म्यू टी लैम्डा बाई 2, तो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा एन लैम्डा किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव। और अगर इसी सरफेस के लिए जो कि रिफ्लेक्शन कर रही है उसके लिए आप डिस्ट्रक्टिव निकालेंगे, तो इसका जो पाथ डिफरेंस है 2 म्यू टी माइनस लैम्डा अपॉन 2 को किसके बराबर कर देना है, 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर कर देना। और अगर आपकी ये वाली सरफेस है, इस सरफेस से लास्ट में थर्ड और फोर्थ कौन सी रे, ट्रांसमिटेड रे है, इसका कितना है पाथ डिफरेंस, इसका कितना है म्यू टी, इसका कितना है 3 म्यू टी, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2 म्यू टी। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर द ट्रांसमिटेड रे जो कि इस सरफेस के लिए कितना होगा 2 म्यू टू इक्वल टू एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू टू को क्या कर देना है
2n+1 लेमडा अपॉन 2 कर देना है। क्लियर है? तो आपको इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर है? आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इन फॉर्मूले को एक बार जरूर रीड कर लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखने वाले डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास देखिए, ये आपके पास क्या कोई स्लिट्स वगैरह है, और यहां हमने कोई होल करा हुआ है बी, जिसकी साइज क्या है, एपर्चर क्या है, बी है। यहां से लाइट आती है तो लाइट यहां से क्या होती है, स्कैटर्स हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का। लाइट यहां से क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्लियर है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट, यहां से लाइट क्या होती है, बेंड होती है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास एक नहीं, इंटरफेरेंस में तो कितने सोर्स थे, 2 सोर्स थे। यहां पर कितने सोर्स होंगे, इनफाइनाइट सोर्स। यहां बहुत सारे क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट सोर्स होने वाले हैं। यहां बहुत सारे क्या है, इनफाइनाइट सोर्स है। ये सारे के सारे इनफाइनाइट सोर्स आकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, डिफ्रैक्शन बना रहे हैं। तो यहां से सबसे ज्यादा कहां होगी, यहां होगी। तो यहां हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर क्या होगा, मिनिमा। लेकिन यहां पर ये मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है? तो यहां से इसके डेरिवेशन के लिए आपको सिंपल सा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मिनिमा का याद रखना है। किसका याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा का याद रखना है। तो देखिए हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, और जो ये साइज ऑफ एपर्चर है ये किसके बराबर होना चाहिए, जो लाइट अपन इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ के बराबर। आपको बस याद रखना है बी साइन थीटा बराबर क्या होगा, एन लेमडा होगा। यहां से साइन थीटा बराबर क्या होगा, एन लेमडा अपॉन बी हो जाएगा। और अगर हम बात करें फर्स्ट वाले मिनिमा के लिए तो कितना होगा, लेमडा अपॉन बी। सेकंड वाला 2 लेमडा अपॉन बी, थर्ड वाला 3 लेमडा अपॉन बी, वापस नीचे हो जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्शन में आपको किस में इंटरेस्ट रखना है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा में इंटरेस्ट रखना है। क्लियर है? मिनिमा की कंडीशन याद रखनी चाहिए आपको। क्लियर है? अगर आप यहां से थीटा निकालेंगे, यहां से टेन थीटा इक्वल टू, अगर इस गैप को मैं एक्स बोल दूं और ये क्या हो जाए डी, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन डी हो जाएगा। आप यहां से चाहे तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को टेन थीटा ले लें आप, तो यहां से एक्स अपॉन डी, एक्स अपॉन डी इक्वल टू एन लेमडा अपॉन डी आ जाएगा। और यहां से हमारे पास जो एक्स आएगा कि इस सेंटर वाले पॉइंट से डार्क फ्रिंज कितना दूर है, कोई सी भी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी लेमडा अपॉन डी आ जाएगा। क्लियर है? यहां से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? और ये पॉइंट याद रखना है, डिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, बी साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है, एन लेमडा आ रहा है। लेकिन आपके पास वाई डी एस सी के अंदर जो डी साइन थीटा वो क्या था, मैक्सिमा था। क्लियर है? इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, इस पॉइंट को जरूर देखें आप। नेक्स्ट देखिए, अगर उसके लिए हम ग्राफ बनाए इंटेंसिटी के लिए, तो आपके पास जो सेंट्रल फ्रिंज होती है उसका विड्थ सबसे ज्यादा होता है और बाकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जो सेंटर वाले कितना हो गया, आई नॉट, तो नेक्स्ट का बहुत कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 22। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 61। ऐसे ही आई नॉट अपॉन 22 इस साइड और आई नॉट अपॉन 61 इस साइड हो जाएगा। ये आपका कितना है, लेमडा अपॉन बी, ये 2 लेमडा अपॉन बी। सेकंड डार्क, ये क्या होगा, थर्ड डार्क, 3 लेमडा अपॉन बी। और ये फर्स्ट डार्क इस साइड, सेकंड डार्क, और ये क्या होगा, थर्ड डार्क हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें, इस साइज क्या करें, एंगुलर साइज की बात करेंगे, एंगुलर साइज हमारे पास क्या होगा, यहां एंगल बन रहा था, एंगुलर साइज हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन बी। क्या होगा एंगुलर साइज, 2 लेमडा अपॉन बी होगा। और अगर हम लीनियर साइज की बात करें, लीनियर विड्थ की बात करेंगे, तो लीनियर विड्थ बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेमडा डी अपॉन डी। अगर आप इस गैप को क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, लीनियर विड्थ का सेंट्रल मैक्सिमा का क्या होता है, 2 लेमडा डी अपॉन डी। और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो एंगुलर विड्थ है, उस एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेमडा अपॉन बी। ये तो किसका है, एंगुलर विड्थ है, ये क्या है, लीनियर विड्थ है, दोनों याद रखिए। और मिनिमा का कंडीशन भी याद रखना है, क्या होता है, बी साइन थीटा बराबर एन इंटू लेमडा। क्लियर? यहां इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटरफेरेंस के अंदर जो डार्क फ्रिंज और हमारे पास ब्राइट फ्रिंज थी, उनकी जो विड्थ थी वो क्या थी, सेम। और सारे के सारे ब्राइट का जो इंटेंसिटी वो सेम था, जैसे कि 4 आई नॉट 4 आई नॉट 4 आई नॉट। नेक्स्ट हम देखने वाले पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
हमारे पास जो लाइट होती है, लाइट का नेचर क्या था, ट्रांसवर्स नेचर होता है, क्लियर है। और लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हमारे पास जो ऑप्टिकल इफेक्ट शो करता है वो हमारे पास कौन सा वाला वेक्टर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या शो करता है, ऑप्टिकल इफेक्ट शो करता है, क्लियर है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास लाइट अगर ऐसे जा रही है और ये डायरेक्शन किसका है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्लियर, या तो ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। तो हम अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट को कैसे डिनोट करेंगे, ये आपके पास क्या है, लाइट का सोर्स है, ये अपने चारों साइड क्या कर रहा है, लाइट वेक्टर प्रोपेगेट हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये वाला जो ब्लैक एरो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में प्लेन के पैरेलल है, और ये जो रेड वाला है, रेड क्या है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसे अपन क्या बोल रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोल रहे हैं। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन, किसी एक सिंगल वाइब्रेशन को अगर बचा लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड लाइट। इस पोलराइजर से इसका एक्सिस हो गया, अगर हम इसको यहां से गुजारते हैं, क्लियर है, तो यहां से ये वाला पार्ट निकल जाएगा इधर, और ये वाला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्लियर है। सिर्फ इसके पैरेलल वाला बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वैसे क्या होता है, पोलराइजेशन रेस्ट्रिक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन टू ए सिंगल प्लेन। और जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है, किसी पोलराइजेशन से अगर गुजर रही है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाती है, क्या हो जाती है, हाफ। आई नोट अगर गिर रहा है तो इधर से क्या आ गया, आई नोट अपॉन 2 आ गया, और ये हमारे पास ये क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है, इस प्लेन के क्या है, पैरेलल पोलराइज है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयलेस लॉ, क्लियर है। तो देखिए हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट है जिसे आप ऐसे डिनोट करते हैं, ये किसी पोलराइजर से पास हो रही है, तो अगर यहां से पास हो रही है तो कौन सा वाला एक्सिस पास हो जाएगा, ओनली सिर्फ ये वाला, तो यहां से बाहर निकल गया, क्लियर है। और फिर हमारे पास कोई दूसरा पोलराइड आ गया है, दूसरा पोलराइड पास होने पर तो यहां से कौन सा वाला मैग्नीट्यूड पास होगा, ओनली जो इसके एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आपके पास ये पोलराइजर, ये क्या हो गया, एनालाइजर, एनालाइजर का एक्सिस ये हो गया, क्लियर है। और ये हमारे पास ये तो किसका है, एनालाइजर का मान ले आप, ये किसका है, पोलराइजर का पास एक्सिस, ये P1 पोलराइड, ये भी पोलराइड ही है जिसको अपन एनालाइजर बोल रहे हैं। तो यहां से अगर इधर से आने वाली जो लाइट ही, उसका एम्पलीट्यूड कितना मान लिया, A नोट, और इंटेंसिटी क्या है, I नोट है। तो इस A नोट किसके एल होंगे, इस पोलराइजर के एक्सिस के एल होंगे, और ये हमारे पास क्या है, एनालाइजर। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा। इस A नोट के दो कंपोनेंट करेंगे, A नोट कोस थीटा, A नोट साइन थीटा। तो A नोट साइन थीटा तो ब्लॉक हो जाएगा, और कौन सा पास हो जाएगा, ओनली A नोट कोस थीटा। तो A नोट कोस थीटा बाहर निकल जाएगा, तो ये जो निकलने वाले हो गए ये क्या हो जाएगा, A नोट कोस थीटा। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी इंटेंसिटी हम गिरा रहे हैं, क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां से लाइट जो गिराई, जो भी गिराई उसकी इंटेंसिटी यहां क्या हो जाएगी, आधी। तो अगर मैं इसको 2 I नोट बोल देता हूं तो इस पोलराइजर से इंटेंसिटी कितनी बचेगी, I नोट। और इस एनालाइजर से जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी इस एनालाइजर के ऊपर इंटेंसिटी गिरी थी वो कितनी, I नोट, और क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये मेयलेस लॉ याद रखना है, I इक्वल टू क्या होगा, I नोट कोस स्क्वायर थीटा होगा, क्लियर है। आप इसमें ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपके पास यहां से कोई लाइट वगैरह आ रही है और ये आपके क्या पास क्या है, पोलराइजर है, यहां से जितनी भी लाइट एंटर हुई इधर क्या बचेगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर आपके पास आपने इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, क्लियर है, ये क्या है, इनका पैरेलल अरेंजमेंट है। तो लास्ट में इधर आने वाली जो लाइट है उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, क्रॉस पोलराइज हो गया, तो लास्ट में क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर आप थीटा 90 ले लो, कोस 90 लेने पर ये वाली क्या हो जाएगी, 90, और कोस 0 लेने पर आई टी बराबर क्या हो जाएगा, I नोट ही हो जाएगा। अगर हमारे पास पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल क्या हो, 0, तो जितना इंटेंसिटी किसके ऊपर गिर रहा है, एनालाइजर के ऊपर, उतना इंटेंसिटी यहां से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा,
90 हो जाएगा, मतलब क्रॉस पोजीशन हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, cos 90 क्या होगा, 0 होगा। तो इस एनालाइजर से ट्रांसमिट होने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो आपको मेलस लॉ याद रखना है कि आई टी इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास है लास्ट कंसेप्ट, ब्रेवस्टर लॉ। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, अगर हमारे पास ये कोई इंटरफेरेंस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एयर, और हमारे पास ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, म्यू है, हम इसके ऊपर कोई अनपोलराइज लाइट गिराते हैं, ये आपके पास क्या है, अनपोलराइज लाइट है, क्लियर है, ये सारी की सारी क्या है, अनपोलराइज लाइट है। अगर ये लाइट किसी भी एयर से डेंजर मीडियम में या रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम पर गिर रही है और किसी स्पेसिफिक एंगल पर गिर रही है, और उस एंगल की वजह से आपके पास इधर रिफ्लेक्ट होने वाली और रिफ्रैक्ट होने वाली जो आपके पास रे है उनके बीच का एंगल क्या बन रहा हो, 90 बन रहा हो, तो वो जिस एंगल से, जिस स्पेशल एंगल से वो इंसिडेंट होगी, उस एंगल को, वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा हमारे पास, उसको बोलेंगे ब्रेविस्टर एंगल। मतलब ब्रेविस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये एंगल क्या होता है, 90, और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये कंप्लीटली परफेक्टली क्या होती है, पोलराइज होती है, और आपके पास रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, पार्शियली पोलराइज होती है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, आर इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, 90 माइनस आई बी, क्लियर है, ये जो आर है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा इंटू बी, थीटा बी क्या है, ब्रेविस्टर एंगल है। आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल। तो लगाइए आप, इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं, और यहां जो भी मीडियम है उस मीडियम का क्या मान लो आप, म्यू मान लो, तो क्या बनेगा 1 इंटू साइन थीटा बी इक्वल टू म्यू साइन आर, व्हाट इज आर, 90 माइनस थीटा बी। तो आप यहां से निकाल सकते हैं ना, यहां से क्या बनेगा, फिर यहां से हमारे पास साइन थीटा बी इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बी होता है। तो यहां से आप निकाल लें म्यू का वैल्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा बी अपॉन कोस थीटा बी, क्लियर है। तो म्यू इक्वल टू साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, तो आपके पास म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस मीडियम का, टेंजेंट ऑफ द ब्रेविस्टर एंगल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया है ब्रेविस्टर एंगल। तो हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर 12th क्लास का जो आपके पास चैप्टर था वे ऑप्टिक्स, उस वे ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।